हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 66वीं बीपीएससी सीडीपीओ ऑडिटर एओ बीएसएससी और बिहार एसआई एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बिहार सामान्य ज्ञान का एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है। इसका तीसरा वीडियो आज मैं आप लोग के समक्ष लेकर आया हूं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज मैं तीसरे वीडियो में उससे आगे के प्रश्नों को आप लोग को बताने वाला हूं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है जो क्राउन और लुसेंट बिहार जीके पर आधारित है। इसमें बिहार के इतिहास से प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों 66वां प्रश्न है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की थी। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 65वां प्रश्न तक पढ़ा था, तो यहाँ 66वां प्रश्न तक हम लोग 66वें प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। तो अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम कहाँ से यात्रा शुरू की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बोध गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना धम्म यात्रा जो प्रारंभ किया था वो कहाँ से प्रारंभ किया था, बोध गया से प्रारंभ किया था। 67वां प्रश्न है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा की थी, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा। लेकिन अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष, मतलब राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद उन्होंने यात्रा की, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उन्होंने धम्म यात्रा पर गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 68 प्रश्न है कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेख की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ स्तंभ लेख की बात हो रही है, तो स्तंभ लेख जो है बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं, तो ये बिहार के चंपारण जिले से। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 69 प्रश्न है निम्न में से कौन से अशोक के स्तंभ बिहार से प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, बिहार से प्राप्त नहीं हुए हैं, एकदम ध्यान रखना है, नहीं हुए हैं। तो इनमें से लौरिया अरेराज ये बिहार में है, लौरिया नंदगढ़ है, रामपुरवा है, मतलब रुक्मिणीदेई जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये बिहार में नहीं पाए जाते हैं, मतलब लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा ये तीनों स्तंभ लेख जो है वो बिहार में पाए गए हैं, और ये तीनों स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले में है। ठीक है, चंपारण जिले में है, तो रुक्मिणीदेई इसका सही जवाब हो जाएगा। रुक्मिणीदेई जो है वो बिहार से प्राप्त नहीं होने वाले अभिलेख में से हैं। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कहाँ स्थित था। स्पष्ट है, इसकी काफ़ी प्रशंसा भी की गई है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद पटना में स्थित था, आप लोग को मालूम है। पटना तो इसमें ऑप्शन है नहीं, लेकिन पटना का जहाँ इनका राजप्रसाद था उस जगह को हम लोग कुम्हरार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पटना कुम्हरार जो है वो कहाँ है, पटना में ही है। तो कुम्हरार में उनका राजप्रसाद स्थित था, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पाटलिपुत्र न होने से घर बनाना नहीं है, आपको ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना है, क्योंकि कुम्हरार जो है वो कहाँ है, पटना में ही है, वहीं पे इनका राजप्रसाद मिला है। और काफ़ी भव्य राजप्रसाद था, जिसकी प्रशंसा जो है ईरानी यात्रियों ने भी काफ़ी किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य प्रसाद किस चीज़ से बना था। ठीक है, राजप्रसाद मुख्यतः किस चीज़ से बना था, तो आपके ऑप्शन है पत्थर, ईंट, लकड़ी, मिट्टी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद जो है वो लकड़ियों से बना हुआ था। किससे बना हुआ था, लकड़ियों से बना हुआ था, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 72वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद मुख्यतः कितने स्तंभ से बना था। यह भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपके प्रश्न के जवाब में है 80, 101, 105, 111, ये ऑप्शन है आपका, और इसका सही जवाब हो जाएगा 80। ठीक है, इनके राजप्रसाद जो है वो 80 स्तंभों पर टिका हुआ था, 80 स्तंभों का राजप्रसाद था, तो काफ़ी भव्य राजप्रसाद था, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 73 प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित है। ठीक है, किसने कहा था कि मानव ने इसे नहीं बनाया है, देव ने बनाया है, देवताओं ने बनाया है, ये कहने वाले हैं फाहियान। ठीक है, फाहियान। और आप लोग को जैसा मालूम है कि मेगास्थनीज बहुत दिन तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे हैं, तो इन्होंने भी इसकी तुलना ईरान के कई राजाओं के दरबार से किया है। ठीक है, मेगास्थनीज ने भी कई राजाओं के दरबार से किया है और सब में इसे भव्य बताया है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने वर्षों तक रहा।
ठीक है। मेगास्थनीज जैसा कि आप लोग को मालूम है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। तो कितने वर्षों तक मेगास्थनीज रहा है यहाँ? तो आपके ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7 वर्ष, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो है कितने वर्षों तक रहा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? 7 वर्षों तक, ठीक है। और ये आया कब था? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 315 ईस्वी पूर्व में आया था। 315 ईस्वी पूर्व में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये 7 वर्षों तक रहा, मतलब 322 ईस्वी पूर्व तक ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था, ठीक है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक के दरबार में पहाड़ियों में बराबर के पहाड़ियों में, ठीक है, किस मौर्य शासक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों को रहने के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया? ठीक है, आजीवक को रहने के लिए गुफाओं का निर्माण कराने वाले कौन थे दोस्तों? ये थे अशोक। अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए, आजीवकों के निवास के लिए बराबर की पहाड़ियों में कई गुफाओं का निर्माण कराया था, ठीक है। इसमें हम लोग आगे देखेंगे आगे के प्रश्नों में कि कौन कौन से गुफाएं थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मौर्य शासक ने बराबर के पहाड़ियों में आजीवकों के गुफाओं का निर्माण कराया था। इनमें से कौन सा गुफा अशोक ने नहीं बनवाया था? ठीक है, तो आप लोग को मालूम है सुदामा गुफा था, विश्व झोपड़ी था, कर्ण गुफा था, मतलब गोपी गुफा उसमें नहीं था। गोपी गुफा हम लोग आगे जानेंगे कि यह नागार्जुन पहाड़ियों में दशरथ के द्वारा बनाया गया था। दशरथ भी मौर्य शासक ही था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये अशोक ने नहीं बनवाया था, ठीक है। बाकी सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी और कर्ण गुफा ये कहाँ थे? आजीवकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में बनाए गए गुफाएं थे। नेक्स्ट 77 प्रश्न है कि किस मौर्य शासक ने नागार्जुन के पहाड़ियों में गोपी गुफा का निर्माण कराया? इसका मैंने पिछले प्रश्न में ही आंसर बता दिया है आप लोग को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दशरथ, ठीक है। दशरथ भी मौर्य शासक थे और इन्होंने नागार्जुन की पहाड़ियों में गोपी गुफा का निर्माण कराया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 78 प्रश्न है कि मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ठीक है, यक्षी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बहुत सारे जगह आपको पटना ऑप्शन मिलेगा, वो भी सही है, क्योंकि दीदारगंज जो है वो पटना में ही है। तो इसका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दीदारगंज पटना, ठीक है। दीदारगंज पटना या पाटलिपुत्रा जो भी हो, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चामर ग्रहणी यक्षी की मूर्ति कहाँ से मिली है? दीदारगंज पाटलिपुत्रा या दीदारगंज पटना। नेक्स्ट है 79 प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकर की मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, बिहार के किस स्थान से या कहाँ से प्राप्त हुई है ये बताना है, ठीक है। तो जैन तीर्थंकर की मूर्ति जो प्राप्त हुई है दोस्तों वो लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लोहानीपुर पटना से। तो ये अशोक के काल में ही लोहानीपुर पटना में जो मौर्य काल में बना था जैन तीर्थंकर की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये मौर्यकालीन मूर्ति है। और आप लोग को मालूम है कि जैन धर्म के प्रबल समर्थक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल का ही है, लोहानीपुर से मिला जो है जैन तीर्थंकर की मूर्ति। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का विस्तार से वर्णन किया है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन है उसका विस्तार से वर्णन कहाँ किया गया है? इंडिका में किया गया है, ठीक है। और इंडिका किसके द्वारा रचित है? आप लोग को मालूम है इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज जो है इंडिका के लेखक है। और मेगास्थनीज ने बताया है कि पाटलिपुत्रा का जो प्रशासन है उसको 6 समितियां करती थी, ठीक है। 6 समितियां पाटलिपुत्रा के प्रशासन की देखरेख करती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, ठीक है। तो ये पूरे विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। 6 समितियां, 5 सदस्य, पूरे विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 81वां प्रश्न है पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का विस्तार से वर्णन किया है। ये आपने देखा कि पिछले प्रश्न में मैंने पूछा था कि किस पुस्तक में वर्णन किया गया है और यहाँ आपसे राइटर पूछा जा रहा है, इसलिए विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिका में पिछले प्रश्न में देखा था कि इंडिका में इसका वर्णन किया गया था और इंडिका किसके द्वारा रचित है? मेगास्थनीज के द्वारा रचित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 82वां प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का विस्तार से वर्णन किया है। नगर निर्माण और सुंदरता का विस्तार से वर्णन कहाँ किया गया है दोस्तों? वो भी मेगास्थनीज के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। क्योंकि इस मेगास्थनीज ने ही नगर निर्माण और इसकी सुंदरता का वर्णन जो है यूनान के कई
राजाओं के या कई दरबार से किया है और उन्होंने बताया है कि उन सब में श्रेष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट है 83वां प्रश्न, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस का राजदूत डियानीसियस, ठीक है, फिलाडेल्फस का राजदूत डियानीसियस पाटलिपुत्र की यात्रा की थी। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो दोस्तों आपको बताते चले कि फिलाडेल्फस के राजा के जो राजदूत थे डियानीसियस, ये बिंदुसार के समय आए थे। ठीक है, बिंदुसार के समय आए थे, तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बिंदुसार के समय डियानीसियस पाटलिपुत्र की यात्रा किए थे, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ठीक है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो स्तंभ कौन सा है? तो अशोक ने स्वयं को भाब्रू स्तंभ में मगध का सम्राट बताया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। भाब्रू स्तंभ में उन्होंने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बराबर के गुफाओं का निर्माण किसके आश्रय के लिए किया गया था? तो हम लोग इसको देख चुके हैं, बराबर के गुफाओं का निर्माण जो है वो आजीवकों को रहने के लिए कराया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आजीवकों के लिए। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इस सारे कथन को देखना होगा। केंद्रीकृत शासन, ये सही है। कठोर शासन तंत्र, सही है। करों का बोझ था। ठीक है, हालांकि कर जो है वो कई तरह के कर लगाए जाते थे, इसी कारण करों का बोझ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो था वो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था, कठोर शासन तंत्र था, कई जगह पे जो है अंग भंग का भी व्यवस्था था और करों का बोझ भी था, कई तरह के कर लगाए जाते थे, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? धर्म विजय की नीति अपनाई, सही है। विदेशों के साथ संबंध स्थापित किए, सही है। आपने देखा होगा कि श्रीलंका सहित कई देशों में अशोक ने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए भेजा गया था, बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था। प्रजा के हित के लिए उन्होंने सारे जितने भी काम किए हैं प्रजा के हित के लिए ही किए हैं, तो ऑप्शन डी भी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, धम्म महामात के क्या काम थे? धम्म महामात के धम्म की नीतियों का क्रियान्वयन करना, सही है। प्रजा के बीच दान का वितरण करना, यह भी सही है। प्रजा के हित के उपाय करना, यह भी सही है, तो इसका डी सही जवाब हो जाएगा। धम्म महामात्र का ये सभी काम था कि उन्होंने धम्म के नीतियों का क्रियान्वयन करे, जो भी धर्म की नीति राजा के द्वारा बनाया गया है। प्रजा के बीच जो है वो दान का वितरण करना इनका काम था और साथ साथ प्रजा के हित के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए भी बहुत सारे कार्य इनको करना होता था, तो ये डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 89वां प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन में रज्जुक कौन थे? ठीक है, रज्जुक कौन थे? दोस्तों रज्जुक जो थे वो एक न्यायिक पदाधिकारी होते थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यह एक क्या थे? न्यायिक पदाधिकारी थे, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के धम्म नीति की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ठीक है, 90वां प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अशोक के धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? 7वें शिलालेख से, 12वें शिलालेख से, द्वितीय स्तंभ लेख से, उपयुक्त में से सभी। दोस्तों आपको बता दें कि इन सभी में, ठीक है, इन सभी में अशोक ने अपने धम्म नीति की चर्चा की है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 7वें शिलालेख में भी धम्म की चर्चा की गई है, धम्म नीति की चर्चा की गई है, 12वें शिलालेख में भी किया गया है और द्वितीय स्तंभ लेख में, ये तीनों में धम्म नीति की चर्चा की गई है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान में अंतर स्पष्ट किया गया है? ठीक है, सामान्य दान, ठीक है, जो सामान्य रूप से दान दिए जाते हैं, और धम्म दान, ये दोनों में क्या अंतर है, ये अशोक ने अपने शिलालेख में स्पष्ट कर दिया है। तो ये किस में किया है? तो ये 9वें शिलालेख में यह स्पष्ट किया गया है कि धम्म दान और सिंपल दान क्या होता है, मतलब दान और धम्म दान क्या होता है, इसमें क्या अंतर है, ये पूरे विस्तार से 9वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है 92वां प्रश्न है कि मौर्य वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? अयोग्य शासक, ये तो था ही। आर्थिक संकट, ठीक है, प्रांतीय विद्रोह, ये भी था, और धार्मिक कारण में क्योंकि बौद्ध धर्म को ज़्यादा तवज्जो दिया गया था, इसलिए ब्राह्मण काफ़ी इनसे क्रुद्ध थे। तो एक कारण इसमें नहीं है, वो है आर्थिक कारण, ठीक है। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कारण नहीं है, तो ये बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक कारण नहीं थे क्योंकि उस समय आर्थिक संकट जैसी कोई समस्या नहीं थी। नेक्स्ट है 93वां प्रश्न है कि मौर्य वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन प्रारंभ हुआ?
तो आप लोग को पता है कि मौर्य वंश के ही समय जो था वो शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो थे वो उन्होंने क्या किया था कि वीरदत्त जो इसके अंतिम शासक थे उसकी हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अभी मैंने पिछले आंसर में बताया था, वो है वीरदत्त, ये अंतिम शासक थे। और इनकी हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र ने कर दी थी। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो ये भी आप जान गए हैं, ये है पुष्यमित्र, और इन्होंने ही शुंग वंश की स्थापना की थी वीरदत्त की हत्या करके। नेक्स्ट है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट कर दिया? ठीक है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट कर दिया? अब वही शासक नष्ट किए होंगे जिनको क्या था, जिनको बौद्ध भिक्षुओं से काफ़ी प्रॉब्लम था, बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रॉब्लम था। तो आप लोग को मालूम है कि पुष्यमित्र संघ जो था वो ब्राह्मण था, और ब्राह्मण होने के कारण क्या है कि इनको जो था वो बौद्धों से काफ़ी चिढ़ थी, इसलिए कि उस समय बौद्ध धर्म को ज़्यादा तवज्जो दिया गया था, ब्राह्मण धर्म को कम तवज्जो दिया जा रहा था, जिसके कारण उनको काफ़ी चिढ़ थी। और यही कारण है कि उन्होंने कुक्कुटराम विहार को जब तक मतलब पूर्णतः समाप्त नहीं हो गया तब तक वो नष्ट करते रहे, और 3 बार नष्ट कर दिए थे। और ऐसा करने वाले थे कौन? पुष्यमित्र शुंग। कौन थे ऐसा करने वाले? पुष्यमित्र शुंग थे। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 97वां प्रश्न है कि मगध पर प्रथम ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना। तो आप स्पष्ट है, आपको पिछले ऑप्शन से ही पता चल गया होगा कि पुष्यमित्र ने किया था। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना, और शुंग वंश जो था वो क्या था? ब्राह्मण थे, उनके जो संस्थापक थे। तो प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था, शुंग वंश की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट 97वां प्रश्न है कि शुंग वंश के पश्चात मगध पर किस वंश की स्थापना हुई? ठीक है, शुंग वंश के बाद हम लोग देखेंगे कि शुंग वंश के अंतिम शासक को फिर से क्या किया गया? हत्या कर दिया गया, और कण्व वंश की स्थापना किया गया। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? कण्व वंश की स्थापना किया गया। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था ये बताना है। तो आपको पता है कि शुंग वंश के जो अंतिम शासक हैं वो हैं कौन? शुंग वंश के अंतिम शासक जो थे वो थे देवभूति। ठीक है, 99% डिलीट हो गया है। ठीक है, और किसी कारण से, जिसके कारण 99% सेव नहीं हो पाया, तो इसके सही जवाब हो जाएंगे देवभूति। ठीक है, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे, और इन्हीं शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसने कर दिया? वासुदेव ने कर दिया। और वासुदेव ने क्या किया? कण्व वंश की स्थापना किया। किसने किया था कण्व वंश की स्थापना? वासुदेव ने किया था। किसकी हत्या करके? देवभूति की हत्या करके। तो याद रखेंगे कि कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। और 99वां जो प्रश्न था यही था कि कण्व वंश के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो 99वां प्रश्न भी अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि शुंग वंश के कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव, जिन्होंने देवभूति की हत्या कर दी थी। तो 100 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और 99वां प्रश्न जो था वो आप लोग स्पष्ट हो गया है कि कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे वासुदेव। तो इस प्रकार से आपने देख लिया इस MCQ सीरीज का सभी सब प्रश्नों को। दोस्तों आपको बताते चले कि इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, PDF के लिए आप हमारे GS आज तक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। GS आज तक और GS आज तक 1 ये 2 टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों ज्वाइन कर लेंगे। एक चैट ग्रुप है जिसमें आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। और दूसरा ग्रुप है जिसमें मैं PDF वगैरह हमेशा शेयर करते रहता हूँ, तो इसका PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो डेफिनेट रूप से लाइक कीजिए। और दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।